अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे आप। तो बेटा आज हमने ब्रोनियन मोशन करनी है। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कभी ऑब्जर्व तो किया होगा कि कमरे में जब सनलाइट पड़ती है तो उस सनलाइट में आप छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स देखते हैं जो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो वो उनकी जो मोशन होती है ना वो ब्रोनियन मोशन होती है, लेकिन उस उनको ब्रोनियन मोशन का नाम पहले नहीं दिया गया था। ये काम स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये रॉबर्ट ब्राउन ने स्टार्ट किया था। अब इस बंदे ने मतलब साइंटिस्ट था, बोटेनिस्ट था ये, प्लांट्स को स्टडी करता था। इसने 1827 में पोलन ग्रेन्स लिए जो कि प्लांट्स में से टाइनी पार्टिकल्स निकाले, और इसको इसने पानी में ऐड कर दिया, फिर माइक्रोस्कोप से इनकी मोशन को स्टडी किया। और इसने फिर कंक्लूड ये किया कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये कांस्टेंट रैंडम डायरेक्शन जिगजैग मोशन परफॉर्म करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीपल कोलिजन करते हैं, और हर साइड से जो कोलिजन होगी वो डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? रैंडम डायरेक्शन हो जाती है। अब पोलन ग्रेन्स क्या हैं? पोलन ग्रेन्स यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। प्लांट्स है, प्लांट्स की जो स्टेमन होता है, मेल पार्ट, ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को, रिलीज करता है। तो ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन बनेगी किसकी? ब्रोनियन मोशन की। तो इट इज़ अ continuous random zigzag motion of a microscopic particles suspended in the liquid or a gases due to a continuous collision with the fast moving molecules of a surrounding medium। फॉर एग्जांपल कि ये जो ब्लू कलर के जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाई है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल है, मीन पोलन ग्रेन्स ही हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मल्टीपल कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो मोशन बनेगी वो जिगजैग बनेगी। फिर जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने गैसेस को स्टडी करना है। अब गैसेस भी क्या करती हैं बेटा? ये भी रैंडम डायरेक्शन शो करती हैं, बल्कि ये कोलिजन भी कर रही होती है, एक दूसरे के साथ भी कोलिजन कर रही होती हैं, और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन कर रही होती हैं। और हर कोलिजन में ये एनर्जी को भी ट्रांसफर करती हैं और मोमेंटम को भी ट्रांसफर करती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। इसको हम देखेंगे सिमुलेशन से भी। तो ब्रोनियन मोशन जो है ये किसको डिस्क्राइब करती है? ये रैंडमनेस को डिस्क्राइब करती है, मीन कितना ज़्यादा बिगाड़ है, कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है। और ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो ब्रोनियन मोशन है ये क्यों होती है, और किन किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो स्पीड ऑफ मोशन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा तो स्पीड ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स के टाइनी पार्टिकल जितने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनकी मोशन भी क्या होगी, उनकी स्पीड भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड, मैस ऑफ पार्टिकल अगर ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो है वो उसको कम ट्रांसफर करेगा। हम कह सकते हैं कि मैस ऑफ पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। देखिए टाइनी पार्टिकल जो होंगे ना उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो टाइनी पार्टिकल है, उनका मैस भी कम होगा। यहाँ पे देखिए मैस उनका कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो मोमेंटम को भी क्या करेंगे? ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटर रिलेट करती हैं। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नहीं समझ आ रहा अभी तो वीडियो को ज़रा पॉज करें और इसको ज़रा सोचें ज़रा इस बारे में। दोनों पॉइंट जो है ना वो इंटर रिलेटेबल है, रिलेटेबल है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। मीन्स के वो जो पार्टिकल्स हैं वो जिस फ्लूइड में आपने उनको ऐड किया है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लाइक अगर ये पोलन ग्रेन्स आपने एक पानी में डिप किए, पानी में डाले, फॉर एग्जांपल के ये जो पोलन ग्रेन्स है ये आपने वाटर में ऐड कर दिए, और फिर एक और बीकर लिया, शहद के अंदर भी आपने वो पोलन ग्रेन्स ऐड कर दिए। अब शहद की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ
पॉलन ग्रेन्स शहद में क्या होंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड पानी की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी होती है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। जैसे जब हम दोनों हाथों को रब करते हैं तो दोनों हाथों के दरमियान में एक फ्रिक्शन होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के दरमियान में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होंगी। उस इंटरनल फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे, विस्कोसिटी। इन सिंपल वर्ड्स, जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा डेंस होगा उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, लाइक शहद जो है वो ज़्यादा डेंस है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा। पानी की डेंसिटी जो है वो कम है तो पानी की विस्कोसिटी भी कम है। मोर ओवर हम कह सकते हैं मिल्क, मिल्क की जो विस्कोसिटी है या डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है लेकिन शहद से कम है, तो वो इन बिटवीन होगा। उसकी विस्कोसिटी जो है वो इन बिटवीन है। ये बेटा फार्मूला है ड्रैग फोर्स का, इसमें ये टर्म इंट्रोड्यूस होती है ईटा की। इस ईटा, ये जो ईटा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है विस्कोसिटी को। तो आई होप कि ये विस्कोसिटी भी समझ आ गया। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताता है कि ब्रोनियन मूवमेंट जो है वो वजह बनती है। किसकी वजह बनती है बेटा, ताकि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट मोशन परफॉर्म करे। पार्टिकल कांस्टेंट मोशन परफॉर्म करेंगे किस वजह से, ब्रोनियन मोशन की वजह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर जितना ज़्यादा करते जाएंगे स्पीड भी क्या होती जाएगी बेटा, उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। इसको हम एक सिमुलेशन से भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये सिमुलेशन आपको शो हो रही होगी। अब इसमें देखें ये पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैं इनका टेम्परेचर ज़्यादा करूं तो इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़रा देखें, ऑब्जर्व करना है आपने। ये देखिए टेम्परेचर मैं ज़्यादा करता जा रहा हूँ और टेम्परेचर ज़्यादा होने से इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बेटा, टेम्परेचर ज़्यादा, कोलिजन भी ज़्यादा। तो टेम्परेचर स्पीड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स तो मैंने बता भी दी थी। सनलाइट में वो जो डस्ट पार्टिकल जो आप देखते हैं, ये तो कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। इनकी मोशन भी ब्रोनियन मोशन है। और फिर स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, फिर पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन द वाटर, टाइनी फैट ड्रॉपलेट इन अ मिल्क एंड मूवमेंट ऑफ द नैनो पार्टिकल इन अ मेडिसिन। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे किया जाता है बेटा। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं है डिस्क्राइब, लेकिन चले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोर्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ मैटर है यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इन्वायरमेंटल साइंस। और भी काफ़ी जगह हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को डिस्कस करने की, इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस को। अब इसमें भी आपने कभी आपने ऑब्जर्व किया, जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों, सोचा कभी इस बारे में आपने? क्योंकि वो गैसेस होती हैं और गैसेस जो है ना वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं। और इसी चीज़ को हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस बात को आपने समझना है कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमने गैस को क्या लेना होता है, रेफरेंस लेना होता है। तो हमें इसको आइडल भी बनाना पड़ेगा। आइडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर हाई करेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे, लो करेंगे। हमारे पास ये आइडल गैस बन जाएगी। अब इन कंडीशन की बेस पे हमने कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए हैं ताकि हम थर्मोडायनेमिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। उन पॉस्टुलेट्स या उस मॉडल को हमने क्या नाम दिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉडल थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब ये जो थ्योरी है ये क्या डिस्क्राइब करती है बेटा, ये मॉलिक्यूलर कंपोजिशन और गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है। फिर ये एक पॉइंट है प्रेशर अराइजेज ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन। बेटा प्रेशर जो बनता है, आपको इतना तो पता है कि फ्लूइड जो है ना वो प्रेशर क्रिएट करती हैं। एयर प्रेशर का नाम सुना होगा, वाटर प्रेशर। अब ये प्रेशर बनता कैसे, ये कोलिजन्स की वजह से बनता है। अगर मैं टेम्परेचर को ज़्यादा करूँगा तो कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, कोलिजन ज़्यादा होंगी तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखें, मैं इसमें कंटेनर में कुछ गैसेस फिल करता हूँ। आप प्रेशर को ज़रा नोट करें, प्रेशर कितना है बेटा, 31.4 atm। फिर टेम्परेचर भी नोट कर लें, 300 केल्विन।
और यहाँ पे मैं एक और कोलेजन काउंटर भी ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कोलेजन काउंटर अभी मैं चेक करता हूँ कि कितनी कोलेजन्स हैं, कोलेजन्स कितनी है। अब ये मालिक्यूल एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। अब नोट करें ज़रा कोलेजन कितनी है, 247। चलिए दोबारा देख लेते हैं। 247 पहले आई थी, अब देखते हैं ज़रा, अब 215 आई है। 247, 215। चले एक तीसरी दफ़ा भी चेक कर देते हैं। देख 234 मीन्स के 200 से लेके 250, हम ये रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी कोलेजन्स होंगी अभी इस टाइम पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं टेम्परेचर ज़्यादा करता हूँ। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़रा देखें, ज़रा प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोलेजन ज़्यादा हो रही हैं। अब यहाँ पे हम कोलेजन दोबारा से चेक करते हैं। ये देखें, कोलेजन देखें ज़रा, ज़्यादा हो गई, 399 कोलेजन हो गई। दोबारा चेक करते हैं, देखें 366। यानी अब जो कोलेजन्स आ रही हैं वो 350 और 400 के इन बिटवीन आएगी आपके पास कोलेजन। अब किया क्या, टेम्परेचर ज़्यादा किया, टेम्परेचर ज़्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कोलेजन ज़्यादा होगी, कोलेजन के ज़्यादा होने से प्रेशर भी आपका ज़्यादा हो गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, ये चीज़ें समझ आ रही हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इसके अलावा बेटा ये काइनेटिक थ्योरी जो है ना, ये सब्सटेंस की, फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, ये जो काइनेटिक मॉडल थ्योरी है, ये प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्क्राइब करती है। ये टेम्परेचर हो गया, प्रेशर है या वॉल्यूम है, इन प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करेगी। फिर ये ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करती है। अब ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, वैसे आपकी बुक में जस्ट ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हुई है। अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, वो विस्कोसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूसिविटी है। तो इसको भी हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ होती क्या। बेटा ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। तो तवज्जो के साथ मेरी अब आपने बातें सुननी है। तो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस हीट को कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, मैस को कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर मोमेंटम को कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है। इसको ज़रा समझते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मल कंडक्टिविटी, ये ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है। इसको, अब ये थर्मल कंडक्टिविटी किसको डिस्क्राइब करेगी, ये हीट ट्रांसफर को डिस्क्राइब करेगी। ये बताएगी कि हीट ट्रांसफर, कौन सा सब्सटेंस कितनी ज़्यादा हीट को ट्रांसफर करता है। तो अब हम दो सब्सटेंस लेते हैं, एक तो लेते हैं आयरन। आयरन आपको पता है मेटल है, और मेटल जो है वो हीट को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पर ए पॉइंट पे अगर मैं इसको हीट अप करूंगा तो हीट जो है वो ट्रांसफर होगी ए से कहाँ पर, बी पे ट्रांसफर होगी। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वुड ले लेता हूँ, वुड जो है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। अगर मैं यहाँ पे इसको हीट अप करूंगा तो यहाँ पर हीट की जो कंडक्टिविटी है, हीट की जो ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत कम है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो आयरन है, आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, वुड की थर्मल कंडक्टिविटी कम है। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी किसकी है, ये आयरन की ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। यानी ऊपर जो मैंने सब्सटेंस जो मेंशन किया था मैंने, वो सब्सटेंस इस केस में क्या होगा, आयरन होगा। आयरन वो मटेरियल है, वो मेटल है जिसकी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, थर्मल कंडक्टिविटी की है। ये क्या करेगा, ये हीट को ट्रांसफर करेगा। ये समझ आ गया तो अब विस्कोसिटी भी समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल है। विस्कोसिटी क्या ट्रांसफ़र करेगा बेटा, मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी ये। अब इसको भी हम समझते हैं ज़रा। विस्कोसिटी अभी हमने पढ़ा था कि ये होती है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स। तो यहाँ पे हम ना कुछ लेयर्स बना लेते हैं। अब आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो सबसे बॉटम वाली लेयर होगी ना, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है। अब इसकी वेलोसिटी को अगर मैंने लिखना है तो मैं विक्टोरिकली में, विक्टोरिकली जो है ना वो इस तरह से डिफाइन करूंगा। लाइक मैं इसकी जो लेंथ है ना वो मिनिमम रखूंगा। आप ऊपर वाली लेयर को देखेंगे तो ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है ना वो नीचे वाली लेयर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली लेयर सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये लेयर्स के साथ कांटेक्ट में है, ये स्लाइड करेगी ऊपर से। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी बेटा, ज़्यादा होती जाएगी। जो सबसे टॉप लेयर होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी।
अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम खुद से एज्यूम करते हैं कि ये दो लेयर्स है ना, ये आपस में कांटेक्ट में है बाय स्प्रिंग। जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट समझना ही है हमने। अब जरा तवज्जो के साथ सुने कि ऊपर वाली जब लेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये नीचे वाली लेयर को भी अपने साथ लेके जाएगी, पुल करेगी इसको। और जब ये पुल करेगी तो नीचे वाली लेयर भी पुल बैक करेगी, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है ना वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। अब इस दौरान क्या होगा कि कुछ मालिक्यूल भी ट्रांसफ़र होंगे। ऊपर वाली जो लेयर थी उसमें मालिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या थी बेटा, ज़्यादा थी। जब ऊपर वाली लेयर से मालिक्यूल नीचे आएंगे तो वो नीचे वाली लेयर का मोमेंटम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब नीचे वाले मालिक्यूल ऊपर आएंगे तो ये ऊपर वाली लेयर का मोमेंटम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इस तरह से ये मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा, मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो अब हमने जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी मोमेंटम भी उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। अब ये पॉइंट भी थोड़ा सा डीप पॉइंट है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, जैसे पानी है तो पानी को शायद ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करना पड़ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, ये इसको भी ज़रा हम समझते हैं, ज़रा हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने हनी लिया, ये हनी है, येलो कलर में मैंने लेबल कर दिया। और जो ब्लू कलर की जो लेयर्स हैं ये पानी की लेयर्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। अब हमने ना इस चीज़ को समझना है। देखिए, शहद की जो लेयर्स है ना आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है, इनके दरम्यान में फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो मालिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगी, मालिक्यूल ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे एक जगह से दूसरी जगह। जबकि लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड की ये वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से जब ये वाटर की लेयर जब आगे जाएगी तो ये नीचे वाली लेयर को इतना ज़्यादा पुल नहीं करेगी, अपने साथ नहीं लेके जाएगी, ये स्लाइड करेगी। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी इसकी कम है, जिसकी वजह से मालिक्यूल जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे एक लेयर से दूसरी लेयर में, जिसकी वजह से मोमेंटम भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। जबकि शहद के केस में क्या है कि दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ऊपर वाली लेयर जब जाएगी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो नीचे वाली लेयर को भी लेके जाएगी साथ, पुल करेगी। यहाँ पे पुलिंग ज़्यादा है, यहाँ पे पुलिंग क्या है, कम है। यहाँ पे स्लाइड करेगी ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे मोमेंटम भी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आ जाते हैं डिफ्यूसिविटी। ये क्या करती है? ये मैस को ट्रांसफ़र करती है। सबसे पहले तो डिफ्यूजन को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। डिफ्यूजन होती क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल आपने पानी के अंदर इंक ड्रॉपलेट्स ऐड कर दिए। अब वो जो इंक के जो ड्रॉपलेट्स हैं, इंक एक सब्सटेंस है जो कि स्प्रेड होगा, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूसिविटी भी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी में आती है, फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। अब इसको भी ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बीकर में हमने पानी ले लिया, एक बीकर में मैंने शहद ले लिया। मैंने चेक करना है कि किसकी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसकी डिफ्यूसिविटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। तो जब मैं इंक के ड्रॉपलेट पानी में ऐड करूंगा तो इंक जो है ना वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाएगी, डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वही इंक के ड्रॉपलेट्स शहद में या ऑयल के अंदर ऐड करूं तो वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डिफ्यूजन रेट क्या है, कम है, और यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है, ज़्यादा है। जहाँ पे डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे मैस ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बेटा ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज थी। अब हम आगे चलते हैं। बेटा ये जो काइनेटिक मॉडल थ्योरी है ये आइडियल गैस के लिए बनाई गई है। आइडियल गैस जो है ना, आइडियल गैस पे ये काइनेटिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं ये अप्लाई किए जाते हैं। अब आइडियल गैस और रियल गैस में फ़र्क क्या है, ये पॉइंट्स हमने पार्ट वन में भी डिस्कस किए थे, यहाँ पे भी रिवाइज कर लेते हैं। आइडियल गैस जो होती है वो इमेजिनरी गैसेस होती हैं, रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि रियल गैसेस होती है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी जो है ये रियल गैसेस हैं। आइडियल गैस जो है ये हमने खुद बनाई है ताकि हम गैस को
स्टडी कर सके, हम थर्मोडायनेमिक्स को इजी वे में स्टडी कर सके। तो ये जो आइडल गैस है, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडल गैस इक्वेशन, इसको फॉलो करेगी। जबकि रियल गैसेस जो है ना, ये आइडल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। फिर आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल हैव नो वॉल्यूम, वॉल्यूम ही नहीं होता, इन निग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, जबकि रियल गैसेस के अंदर फाइनाइट वॉल्यूम होगा। फिर आइडल गैस के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जबकि रियल गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। फिर आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली जो है ना वो कोलाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड रियल गैसेस में कोलिजन्स आर नियरली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक नहीं, नियरली इलास्टिक है, बट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ मोशन। और ये इसके एग्जांपल्स है, कोई रियल एग्जांपल नहीं है आइडल गैस की। जबकि एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी रियल गैसेस में आती हैं। अब इनके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, कुछ एजम्पशंस थे, जिनको हमने पार्ट वन में भी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। फॉर एग्जांपल, पहला पॉस्टुलेट जो है वो गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल, और इनके दरमियान में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर साइज। सेकेंड पॉस्टुलेट है गैस पार्टिकल आर इन अ कांस्टेंट रैपिड मोशन इन अ रैंडम डायरेक्शन। अच्छा बेटा, थर्ड पॉइंट ज़रा देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है इनकी कोलिजन्स को, मीन्स के इनकी जो कोलिजन्स होंगी वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगी। इलास्टिक कोलिजन्स क्या होती हैं बेटा? ऐसी कोलिजन जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। मीन्स के या एक सिलेंडर लें, सिलेंडर में गैसेस को फिल किया गया, और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ऑब्जर्व किया गया, तो देख पता चला कि वो गैसेस स्टेट में ही है अभी भी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर कोलिजन इलास्टिक ना होती तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती, डिक्रीज होती हर कोलिजन में। और एक टाइम ऐसा आता कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती, कंडेंसेशन हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से कंक्लूड क्या निकाला कि इनकी जो कोलिजन्स होंगी वो क्या होंगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होंगी। फोर्थ पॉइंट बेटा, देर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अब जब कोई फील्ड फोर्सेस ही नहीं है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इस केस में जीरो होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि आइडल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो है? क्योंकि फील्ड ही नहीं है बेटा यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी तो फील्ड की प्रेजेंस में होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज अ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मीन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और ये हमने बेटा सिमुलेशन में भी ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते थे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। और इसी पॉस्टुलेट की बेस पे हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन हम सीखेंगे। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। एक डेफिनेशन ये है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है बेटा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और अगर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है, मीन्स के टेम्परेचर कम है। अब ये जो डेफिनेशन है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की डेफिनेशन है, वो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। जो ये डेफिनेशन थी डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की डेफिनेशन है। मैक्रोस्कोपिक मीन्स के आप अ, इस डेफिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय टचिंग। आप टच करके बताएंगे टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है या कम है, लेकिन आप मॉलिक्यूल्स की मोशन को नहीं देख सकते। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते चीज़ों को। तो आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते। फिर ये जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है ना, ये जो ऊपर जो मेंशन है, ये बेस्ड ऑन अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस है। जबकि डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ये किस पे बेस करती है, ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस करती है। अब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, कि सपोज करें हमारे पास ए एंड बी बॉडीज हैं, और ए एंड बी बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आए और उनके दरमियान में जो हीट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। स्टॉप कब होगा? जब उनका टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए।
तो मैं कहता हूँ कि ए और बी जो है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इनका टेम्परेचर भी सेम है। फिर बी एंड सी भी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इनका टेम्परेचर भी सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए बॉडी है और सी बॉडी है ये भी आपस में क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ये बेटा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो बेटा शेयर किया करें, लाइक भी कर दिया करें। बेटा वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते बटन प्रेस कर दिया करें लाइक का। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।